हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो पे हम देखने वाले हैं फ्री एनर्जी फंक्शन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री एनर्जी फंक्शन। फ्री एनर्जी फंक्शन। तो फ्री एनर्जी से रिलेटेड दो टाइप के फंक्शन है। नंबर वन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन और दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। ठीक है, तो फ्री एनर्जी फंक्शन जो है वो दो टाइप के हैं। एक है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन और दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन जो है उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल ए से, और गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन जो है उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल जी से। ठीक है, तो दो टाइप के फ्री एनर्जी फंक्शन है, एक तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन कैपिटल ए और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन कैपिटल जी। इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन को वर्क फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। तो कहीं पे अगर वर्क फंक्शन नाम आता है तो आप समझ जाइए कि दैट इज नथिंग बट अ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन। तो आपको टर्म याद रखना जरूरी है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन denoted by capital A and Gibbs free energy function is denoted by capital G. Okay, so Helmholtz free energy function capital A is equals to E minus Ts. Helmholtz free energy function A is equals to E minus Ts. So हम क्या बोल सकते हैं कि Helmholtz free energy function या फिर work function is nothing but it is the difference between energy and product of एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन G इज इक्वल्स टू H माइनस Ts। सो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वेशन हमें याद रखने हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का इक्वेशन है A is equals to E minus Ts एंड गिब्स फ्री एनर्जी का जो इक्वेशन है वो G is equals to H minus Ts। ये हो गया इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो हम पूछेंगे कि डिराइव एक्सप्लेन डेल्टा A is equals to minus W Q रिवर्सिबल, या फिर इसी को सेंटेंस फॉर्म में पूछ सकते हैं कि शो दैट इधर हम इसको लेते हैं माइनस ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, शो दैट डिक्रीज इन वर्क फंक्शन गिव्स द मैक्सिमम वर्क डन। तो इन दैट केस हमें क्या प्रूव करना है? माइनस डेल्टा ए, डिक्रीज बोला है तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू रिवर्सिबल हमें क्या करना है? प्रूव करना है। या फिर दूसरे टाइप से भी आ सकता है कि इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी इंटू डेल्टा बी। सो डेल्टा ए से रिलेटेड इक्वेशन जो है वो है माइनस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, और डेल्टा जी से रिलेटेड जो इक्वेशन है वो है माइनस डेल्टा जी मतलब डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन नेट वर्क माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और यहाँ पे क्या है? डिक्रीज इन डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज नथिंग बट नेट वर्क मतलब मैक्सिमम वर्क डन। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज नथिंग बट मैक्सिमम वर्क डन, और डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क डन एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये जो दो टाइप के डेरिवेशन है ये हमें एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। तो डायरेक्टली बोलेंगे या फिर हमको सेंटेंस के फॉर्म में बोलेंगे। तो आपको ये दोनों सेंटेंस को थोड़ा सा याद करना है कि डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर डिक्रीज इन वर्क फंक्शन इज नथिंग बट मैक्सिमम वर्क डन, और डिक्रीज इन फ्री एनर्जी फंक्शन इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क डन एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है? डिराइव करना है। तो हम पहले के लिए जाएंगे फर्स्ट के लिए।
सो इनिशियली बोलेंगे कि हमें क्या करना है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन का जो इक्वेशन है दैट इज A इज इक्वल टू E माइनस टीएस, उसको हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन में उसको कंसिडर करना है। तो हम बोलेंगे कि consider an reversible process in which consider an irreversible process at constant temperature in initial and final condition। हमको कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस लेनी है कांस्टेंट टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, तो उसके लिए जो हमारे इक्वेशन होंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इक्वेशन वो क्या होनी चाहिए फॉर इनिशियल कंडीशन A1 is equals to E minus T/S1, A1 is equals to E minus T/S1, ठीक है। और फॉर फाइनल कंडीशन A2 is equals to E2 minus T/S2। टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है और इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन लिखना है दैट इज A1 is equals to E1 minus T/S1 और A2 is equals to E2 minus T/S2। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे दैट इज A2 minus A1 is equals to क्या आ जाएगा E2 minus E1, इसको हम एक ब्रैकेट में लेंगे माइनस T को हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा S2 minus S1। इस तरीके से हमें उसका डिफरेंस मिलेगा। सो A2 minus A1 is nothing but डेल्टा E, E2 minus E1 is nothing but डेल्टा E और यहाँ पे आ गया T into डेल्टा S, where डेल्टा A is change in work function, डेल्टा A is change in energy and डेल्टा S is change in entropy। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलना है हमें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें दूसरी, ये हमारी पहली स्टेप होगी, हमने इक्वेशन निकाला डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस T इनटू डेल्टा S। तो इसके बाद हमें क्या करना है कंसीडर एन रिवर्सिबल प्रोसेस, जो हमारी ऑलरेडी रिवर्सिबल प्रोसेस, कंसीडर एन रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर दैट चेंज इन एंट्रोपी इज, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, उसके लिए एंट्रोपी का इक्वेशन क्या होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी इज। आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी मतलब क्या है डेल्टा S, और उसका जो इक्वेशन हमें लिखना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाए डेल्टा S इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं dq अपॉन t। तो यहाँ पे हमें q रिवर्सिबल लिखना है, q क्या रखना है रिवर्सिबल लिखना है, तो डिक्रीज की जगह पे क्या आ जाएगा q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय t। सो q रिवर्सिबल इज नथिंग बट t इनटू डेल्टा S, t इनटू डेल्टा S। तो ये q रिवर्सिबल की वैल्यू कितनी आ गई t इनटू डेल्टा S। तो अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे क्या है डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस T इनटू डेल्टा S। तो T इनटू डेल्टा S की जगह पे हमें क्या रखना है Q रिवर्सिबल रखना है, तो हमें नया इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन क्या होगा हमारा, वो इक्वेशन होगा हमारा डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस Q रिवर्सिबल। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इसको हमें क्या बोलना है इक्वेशन नंबर 2। अब ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हमें थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन यूज करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं dq इज इक्वल्स टू dE प्लस pdv या फिर हम उसको लिखते हैं dw। तो अब हमें जो इक्वेशन लिखना है वो जनरल फॉर्म में नहीं लिखना है, वो हमें एक रिवर्सिबल इक्वेशन के लिखना है। तो dq की जो जगह है वो ले जाएगा q रिवर्सिबल, dq की जगह पे क्या आएगा q रिवर्सिबल, de की जगह पे हम लिखेंगे
डेल्टा ई, क्या रखेंगे डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की जगह पे हमें लिखना है डब्ल्यू रिवर्सिबल, डब्ल्यू रिवर्सिबल। सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जो इक्वेशन हमें थर्मोडायनामिक्स का लिखा है वो इस फॉर्म में ना लिखते हुए कौन से फॉर्म में लिखना है, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह पे क्यू रिवर्सिबल, डी की जगह पे डेल्टा ई और डी डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसकी जो राइट हैंड साइड है और ये जो हमारा नया इक्वेशन आया है उसकी राइट हैंड साइड में क्या करनी है, सेम करनी है। सेम करनी है मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल चाहिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल इधर है और डेल्टा ई इधर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्यू रिवर्सिबल को मैं उधर लेके जाऊंगा और डब्ल्यू रिवर्सिबल को मैं इधर लेके आऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल, इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है हमें, दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सॉरी, डब्ल्यू को हम इधर लेके आए तो यहाँ पे क्या है माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, या फिर हम इसको बोलेंगे माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो हमारा जो फर्स्ट हमें प्रूव करना था कि डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या फिर डिक्रीज इन वर्क फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वर्क डन, गिव्स मैक्सिमम वर्क डन, वो हमने प्रूव कर लिया है। ये हमें सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या फिर हमें डायरेक्टली प्रूव करने को भी बोला जा सकता है कि माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है। अब इसके बाद का जो दूसरा हमारा डेरिवेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने डेल्टा ए के लिए प्रूव किया, अब हमें वैसे ही इक्वेशन जो प्रूव करना है वो डेल्टा जे के लिए प्रूव करना है। तो अगेन जैसे हमने डेल्टा ए के केस में इनिशियल और फाइनल स्टेट को कंसीडर किया था, वैसे हमें यहाँ पे भी बोलना है कि कंसीडर फॉर थर्मोडायनामिकल एनी थर्मोडायनामिकल सिस्टम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर। तो इनिशियल स्टेट के लिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस है और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इनिशियल स्टेज के लिए हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, G1 H1 TS1, G1 H1 TS1, और फाइनल स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इनिशियल के लिए, और फाइनल के लिए क्या हो जाएगा G2 H2 TS2, ठीक है। और वैसे हम डिफरेंस लेंगे, दैट इज G2 माइनस G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 ब्रैकेट में माइनस टी को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे S2 माइनस S1, ठीक है। तो हमें क्या मिला, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा H की जगह पे हमें क्या रखना है, डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। सो इक्वेशन 1 बिकम डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V माइनस P इंटू डेल्टा S, ठीक है। अब क्या करना है हमें इक्वेशन याद करना है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी
का जो इक्वेशन आया था वो आया था हमारा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी इंटू डेल्टा एस। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा ई माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा ई माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा ई माइनस टी इंटू डेल्टा एस, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी। ओके, अब हमारा इक्वेशन आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी इंटू डेल्टा वी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिला था डेल्टा ए का, डेल्टा ए इज इक्वल टू, या फिर हमने बोला था माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्या मिला था, डब्ल्यू रिवर्सिबल मिला था। तो मैं डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डेल्टा ए की जगह पे, डेल्टा ए की जगह पे मैं क्या रखूंगा, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल प्लस पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चाहिए था, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए था, मतलब इधर के साइड में कौन सा सिंबल आना चाहिए, माइनस का सिंबल आना चाहिए, क्योंकि माइनस डेल्टा ए चाहिए था, वैसे हमें क्या चाहिए, माइनस डेल्टा जी चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा जी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का ये माइनस हो जाएगा। सो डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस पी इंटू डेल्टा वी। सो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क डन एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो जो जैसे हमारा इन केस ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन आया था कि डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन इज नथिंग बट अ मैक्सिमम वर्क डन, दैट इज माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी के केस में, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के केस में मैक्सिमम वर्क डन नहीं आता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क डन एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया मैक्सिमम वर्क डन में से प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर आप निकालते हो तो उसको बोलेंगे हम नेट वर्क, और यहाँ पे नेट वर्क क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क डन इज नथिंग बट द नेट वर्क, ठीक है। इस टाइप से दो टाइप से आपको एक तो लैंग्वेज के फॉर्म में आ सकता है प्रूव करने को, या फिर डायरेक्टली इक्वेशन देके आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लेंगे एक गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव दैट डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 nRT log of P2 upon P1, log of P2 upon P1. Prove that delta G is equals to 2.303 nRT log of P2 upon P1. यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, prove that delta G is equals to, अगर मैं 2.30 से निकाल लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, nRT log की जगह पे क्या आ जाएगा, ln, क्योंकि ये log मतलब log with base 10 होता है और ln मतलब log with base e होता है। तो log with base e को log with base 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू nRT ln log of P2 upon P1। और एक बात आपको बता देता हूँ मैं, सो P2 upon P1 इज नथिंग बट V1 upon V2, याद रखो V1 upon V2 is nothing but P2 upon P1, या फिर P2 upon P1 is nothing but V1 upon V2। तो हम P2 upon P1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 upon V2 लिख सकते हैं। सो डेल्टा G
इज इक्वल टू nRT ln V1 अपॉन V2 भी आ सकता है, V1 अपॉन V2 भी आ सकता है। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें प्रूव करना है पहले P2 अपॉन P1, और P2 अपॉन P1 प्रूव करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, P2 अपॉन P1 इज नथिंग बट V1 अपॉन V2। सो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln V1 अपॉन V2। अगर यही इक्वेशन आपको 1 मोल ऑफ गैस के लिए बोला गया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे P2 अपॉन P1, सॉरी लॉग P से लिख दिया था मैंने। सो अगर ये इक्वेशन अगर मुझे 1 मोल के लिए लिखना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो n को निकाल दो। तो इक्वेशन क्या बचा, डेल्टा G इज टू RT ln P2 अपॉन P1। तो दो तीन टाइप से आ सकता है, एक तो ये आ सकता है, या फिर सिर्फ ये आ सकता है nRT ln P2 अपॉन P1, या फिर सिर्फ RT ln P2 अपॉन P1। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है करके। या फिर आ सकता है डेल्टा G इज टू 2.302 nRT log ऑफ V1 अपॉन V2 आ सकता है, या फिर सिर्फ nRT log ऑफ V1 अपॉन V2 आ सकता है, या फिर सिर्फ RT ln V1 अपॉन V2 भी आ सकता है। तो इट इज द डेरिवेशन फॉर चेंज इन फ्री एनर्जी। तो ये चेंज इन फ्री एनर्जी का इक्वेशन जो हमें डिराइव करना है, वो कैसे डिराइव करना है मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। तो उसके लिए हमें जो शुरुआत करनी है वो करनी है हमें गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन से। किससे करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन से। तो हम क्या बोलेंगे, द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट G इज इक्वल टू H minus Ts. G is equals to H minus Ts. Okay. So we have G is equals to H minus Ts लिख दिया हमने। We have H is equals to E plus Pv. H is equals to क्या होता है, E plus Pv होता है। So G is equals to H की जगह पे क्या रखेंगे हम, E plus Pv minus Ts। E plus Pv minus Ts रख देंगे। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। तो क्या मिलेगा मुझे, dg इज इक्वल्स टू de प्लस, अब यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम में दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशिएशन। तो मुझे क्या मिलेगा, P dV प्लस V dP। ओके, माइनस इसके लिए वही सेम T ds माइनस S dt। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन है वो आता है, इतनी बड़ी टर्म आती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इज इक्वल्स टू dE प्लस P dV। ये थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है, हमारे हिसाब से हम लेंगे, तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत है तो हम इसको लेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इज इक्वल्स टू D प्लस P dV। तो इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे देखो D प्लस P dV है, D प्लस क्या है, P dV है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, dq लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dq लिख सकते हैं। और एक दूसरी टर्म है, we have dq इज इक्वल्स टू T इंटू ds, क्योंकि ds इज इक्वल्स टू dq अपॉन T होता है, तो dq इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, T इंटू ds लिख सकते हैं। मतलब T इंटू ds अगर आपको कहीं पे दिखता है तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dq लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन लेना है, एक तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल्स टू D प्लस P dV, और दूसरा हमें लेना है Tds इज इक्वल्स टू dq। उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिखता हूँ, Tds इज इक्वल्स टू dq। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट अप करनी है। कैसे पुट अप करनी है, dE प्लस P dV की जगह पे मैं लिखूंगा dq, और यहाँ पे Tds दिख रहा है अपने को, उसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, dq। तो दोनों जगह पे हम dq लिख देंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम dg इज इक्वल्स टू dq, इसकी जगह पे dq लिखा मैंने, प्लस v dp माइनस Tds की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, dq माइनस S dt। तो dq क्या हो गया, कैंसल। सो आई गेट dg इज इक्वल्स टू v dp माइनस S dt, इक्वेशन नंबर 2।
इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है dg इज इक्वल टू v dp माइनस s dt। अब क्या करेंगे देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो इक्वेशन 2 बिकम dg इज इक्वल टू v dp, dg इज इक्वल टू v dp। इक्वेशन नंबर 3, we have ideal gas equation for 1 mole of ideal gas equation for 1 mole of gas। क्या होता है? PV is equals to RT होता है, लेकिन 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? PV is equals to RT। so V is equals to RT upon P, V is equals to RT upon P। तो ये जो इक्वेशन 3 है हमें उसके V की जगह पे हमें क्या लिखना है? RT upon P। so DG is equals to RT upon P इंटू dp। अब यहाँ पे देखो, टेम्परेचर हमने पहले बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट। तो अभी क्या मिलेगा? dg इज इक्वल टू RT dp अपॉन p, dp अपॉन p। अब ये जो इक्वेशन आया है हमारा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 जो आया है इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। तो ये दो टर्म कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो ये पूरे इक्वेशन का हमें क्या लेना है? इंटीग्रेशन लेना है विद इन इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 बाय इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स। सो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, इसका इनिशियल लिमिट g1 g2, इंटीग्रेशन dg, RT कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन p1 से लेके p2 तक dp अपॉन p। इंटीग्रेशन ऑफ dg इज g, उसको लिमिट है g1 से लेके g2 तक इज इक्वल्स टू RT। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p इज नथिंग बट L एंड P, और उसको जो लिमिट है वो p1 से लेके p2 तक। ठीक है, अब लिमिट को पुट अप कर दो, g2 माइनस g1 इज इक्वल्स टू RT ब्रैकेट के अंदर ln p2 माइनस ln p1। ठीक है, सो g2 अपॉन g1 इज नथिंग बट डेल्टा g RT log a माइनस log b दैट इज ln p2 अपॉन p1, ln p2 अपॉन p1। अब ये जो हमारा डेरिवेशन आया वो क्या आया? डेल्टा g इज इक्वल टू RT ln p2 अपॉन p1। अब ये जो इक्वेशन है हमारी ये क्या के लिए है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब n मोल ऑफ गैस के लिए क्या लिखेंगे हम? P2 अपॉन P1, और log विद बेस 10 के लिए क्या लिखेंगे? P2 अपॉन P1। और अगर एग्जाम में आपको बोला गया है कि प्रूव दैट डेल्टा g इज इक्वल टू 2 पॉइंट या फिर nRT ln v1 अपॉन v2, nRT ln v1 अपॉन v2, तो हम क्या बोलेंगे कि p2 अपॉन p1 इज नथिंग बट v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। दैट्स व्हाई डेल्टा g इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ v1 अपॉन v2। तो इस तरीके से हमें डेल्टा जी का डेरिवेशन 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये डेरिवेशन हमें यहाँ से ऐसे प्रूव करना है हमें p2 अपॉन p1 के लिए, और फिर हम अगर v1 अपॉन v2 पूछा गया तो उसको p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 को